चलिए हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन संवैधानिक विकास और संविधान से है। ये क्वेश्चन आप पूरा देखिएगा और मुझे स्कोर जरूर बताइएगा कि कितना आपको आ रहा था। क्वेश्चन सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए पहला क्वेश्चन हम बात करें तो निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति पूछी जा रही है। ऑप्शन ए है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ऑप्शन बी है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ऑप्शन सी है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। ऑप्शन डी है भारत शासन अधिनियम 1919। तो इसमें विकल्प बी सही होगा, 1892 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक, 1861 में पहली बार जो है एक व्यक्ति को शामिल किया गया था। ठीक, पोर्टफोलियो व्यवस्था ये लाई गई थी 1861 में। और 1892 में जो है विधान परिषदों का निर्वाचन किया गया। क्या किया गया? विधान परिषदों का निर्वाचन किया गया, यानी चुनाव किया गया। ठीक, ध्यान देने वाली बात यह है कि इस अधिनियम में 1892 के अधिनियम में निर्वाचन शब्द का उपयोग नहीं किया गया। ठीक है, इलेक्शन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन जो है चुनाव हुआ था। ठीक, चुनाव कैसा था? ये अप्रत्यक्ष था, अप्रत्यक्ष चुनाव किया गया था। ठीक है, कुछ लोगों का पहली बात। दूसरी बात जो है, जो चुने जाते थे उनको निर्वाचित नहीं माना जाता था। उनको निर्वाचित नहीं माना जाता था, बल्कि उनको मनोनीत माना जाता था। क्या माना जाता था? मनोनीत। ये भी जानते रहिए, क्वेश्चन पूछ लेगा कि कब जो है चुनाव स्टार्ट हुआ, तो चुनाव तो स्टार्ट हुआ अप्रत्यक्ष 1892 में, लेकिन जो है मनोनीत माना गया, उनको नॉमिनेटेड माना गया, नॉमिनेटेड। ठीक है, उनको इलेक्टेड नहीं माना गया। और जब इनका चुनाव किया गया तो उनको कुछ शक्तियां दी गई, कुछ पावर दी गई। ठीक, राज्यों में भी और केंद्र में भी। तो वो जो है शक्तियां क्या थी कि ये जो है बजट पर बहस कर सकते थे। क्या कर सकते थे? बजट पर बहस, ये शक्ति प्राप्त हुई। और दूसरी, प्रश्न पूछने की भी शक्ति प्राप्त हुई। प्रश्न पूछ सकते थे, पूछने की शक्ति। ये दो बातें जो है 1892 के अधिनियम में मिली। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। पूरक प्रश्न, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे। ये ध्यान देने वाली बात है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये नहीं पूछ सकते थे। ठीक है, पूछ सकते थे। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए, इसमें पूछा गया है केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। ध्यान दीजिएगा, केंद्र की बात कर रहा है, में द्वैध शासन, डायरकी ना, किस अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया। ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1909। ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1919। ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन डी है भारत सरकार अधिनियम 1947। ठीक, तो इसमें क्या सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा। 1935 के अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया। ठीक, 1919 में जो है अगर हम बात करें तो राज्यों में द्वैध शासन स्थापित किया गया था, और 1935 में जो है राज्यों से द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में, केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया।
द्वैध शासन, डायरकी, डुअल सिस्टम स्थापित किया गया। ठीक है। अ, क्या है जो है द्वैध शासन कैसे? तो देखिए, द्वैध शासन को जो है सबसे पहले दिया था लियोनल कार्टिस ने। उनकी एक बुक थी, लियोनल कार्टिस। कार्टिस ने एक बुक लिखी, डायरकी। क्या बुक है? डायरकी। ठीक है, यानी द्वैध शासन। उसी बुक में जो है द्वैध शासन के बारे में जो है इंफॉर्मेशन हमको मिलती है। ठीक है। द्वैध शासन में केंद्र में किया क्या गया था? तो जो है केंद्र में किया गया कि जो केंद्र के विषय थे, सब्जेक्ट, विषय, ठीक है, सब्जेक्ट, कितने विषय थे उस समय केंद्र में 1935 में? तो 59 सब्जेक्ट है। इन 59 सब्जेक्ट्स में जो है को दो भागों में बांट दिया गया। ठीक, यानी कुछ पर कोई और कानून बनाएगा, कुछ पर कोई और। तो दो भागों में, एक भाग को कहा गया ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। क्या कहा गया? ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। और दूसरा है रिजर्व्ड सब्जेक्ट। ठीक है, यानी ट्रांसफर मतलब हस्तांतरित, और जो है रिजर्व मतलब रक्षित विषय, जो रिजर्व कर दिया गया था, रक्षित विषय। यानी पूरे 59 विषयों को, जो 59 सब्जेक्ट आप देख रहे हैं, इसको जो है दो भागों में, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है। ये हस्तांतरित विषय जो था, इस पर जो है कानून बनाता था गवर्नर जनरल और प्लस मंत्री परिषद। मंत्री परिषद में भारतीय भी शामिल थे। ठीक है। तो मंत्री परिषद, मिनिस्टर्स। ठीक। और रक्षित विषय पर कानून बनाते थे गवर्नर जनरल, प्लस जो है उसके अलावा काउंसिल, जो परिषद थी, मंत्री परिषद नहीं, परिषद यानी काउंसिल। ठीक है, काउंसिल। सब्जेक्ट्स अलग अलग थे। जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट थे वो रिजर्व थे। ठीक, क्या थे? रिजर्व थे। और जो कम महत्वपूर्ण सब्जेक्ट थे वो हस्तांतरित थे। यानी केंद्र के ही सारे सब्जेक्ट हैं, लेकिन इसको दो भागों में बांट दिया गया। यही था द्वैध शासन। तो केंद्र में द्वैध शासन कब लगाया गया? 1935 के अधिनियम में। एक बात। दूसरी बात, अगर हम पूछें, अगर आप पूछें कि राज्यों के पास जो विषय थे कितने थे, तो राज्यों के पास उस अधिनियम में, 1935 के अधिनियम में जो है 54 विषय दिए गए। 54 विषय। और जो है अवशिष्ट शक्तियां, जो इसके अलावा, इस 54 और 59 के अलावा जो विषय आ जाए, यानी उनको अवशिष्ट विषय कहेंगे। तो अवशिष्ट विषय, जो एक्स्ट्रा विषय बच जाते हैं या कोई नया विषय हो जाता है, निकल जाता है, अवशिष्ट सब्जेक्ट जो है उस उस पर कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल को था। ठीक है, ये भी जानते रहिए 1935 के अधिनियम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? ठीक है, भारतवासियों को अपने देश में के प्रशासन में कुछ हिस्सा। ऑप्शन ए है चार्टर एक्ट 1833। ऑप्शन बी है चार्टर एक्ट 1853। ऑप्शन सी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ऑप्शन डी है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ठीक है, तो इसमें सही क्या है? इसमें सही है ऑप्शन डी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। 1861 में ही भारतीयों को, समझते रहिएगा, भारतीयों को जो है प्रशासन में कुछ हिस्सा मिला पहली बार। इसके पहले भारतीयों को प्रशासन में शामिल नहीं किया जाता था। हाँ, उनको पुलिस में भर्ती कर लिया जाता था, लेकिन प्रशासन में वो कोई हिस्सा नहीं दिया गया था। ठीक है। 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद 1861 में अधिनियम आया। इस अधिनियम में पहली बार जो है, जो काउंसिल थी, ठीक है,
उसमें जो है भारतीयों को शामिल किया गया। पहली बार प्रतिनिधि शासन या प्रतिनिधि सरकार की नींव रखी गई। प्रतिनिधि सरकार की नींव रखी गई। ठीक है। इसमें जो है गैर सरकारी सदस्य ना अतिरिक्त सदस्य की संख्या 6 से 12 कर दी गई। ठीक है। नॉन ऑफिशियल्स लोगों की संख्या वो 6 से 12 कर दी गई। ठीक। इसी अधिनियम में पहली बार एक भारतीय को काउंसिल में शामिल किया गया। ठीक। भारतीय का नाम है सर दिनकर राव। दिनकर राव। ठीक है, ये भी जानते रहिए। तो एक भारतीय को कब शामिल किया गया? 1861 में। सबसे हाईएस्ट पद था ये उस समय का। ठीक। चलिए, इसी में पोर्टफोलियो व्यवस्था, ये भी जानते रहिए। पोर्टफोलियो विभागीय प्रणाली जिसे कहते हैं, सिस्टम अपनाया गया पहली बार। ठीक है। विभागीय प्रणाली मतलब एक मंत्री को एक विभाग, जो अभी आप लोग देखते हैं, ठीक, दिया जाता है। जैसे रक्षा मंत्री, जैसे जो है रेल मंत्री। तो एक डिपार्टमेंट का एक एक मंत्रालय को एक आदमी को एक व्यक्ति को दिया जाने लगा। तो विभागीय प्रणाली ये जो है स्टार्ट किया गया। ठीक। यहीं से पोर्टफोलियो सिस्टम। ठीक। लॉर्ड कैनिंग ने ये व्यवस्था स्टार्ट की थी, ये भी जानते रहिए। लॉर्ड कैनिंग। ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किसी एक अधिनियम में ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? किस अधिनियम ने भारत में संघीय शासन, ठीक है, संघ की स्थापना की बात की थी? तो ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919। ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन डी है भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947। ठीक। तो किस में दी गई है संघीय शासन की व्यवस्था? तो ऑप्शन सी 1935 के अधिनियम में जो है संघीय शासन की बात की गई है। यानी कहा गया कि भारत में एक संघ बनेगा। ठीक। ओके। और संघ में कौन कौन शामिल होंगे? इसमें जो है ब्रिटिश प्रांत शामिल होगा। ठीक। ब्रिटिश प्रांत ये शामिल होगा। उसके बाद जो है कमिश्नरियां शामिल होंगी। ठीक है। इसके अलावा देसी रियासतें शामिल होंगी। क्या? देसी रियासत। ठीक। सभी लोग शामिल होंगे और एक संघ बनेगा। ठीक। तो कमिश्नरियां कितनी थी? 6 थी। और देसी रियासतें तो ढेर सारी थी। ठीक। प्रांत 11 थे, सबको मिला के एक संघ बनना था। ठीक। देसी रियासतों पे ये कह दिया गया कि देखिए देसी रियासतों को जो है संघ में शामिल करना स्वैच्छिक होगा। क्या होगा? स्वैच्छिक, यानी इच्छा अनुसार। ठीक। इच्छा अनुसार जो है संघ में शामिल हो सकते हैं, उनकी मर्जी। ठीक है। उनकी इच्छा पर छोड़ दिया गया। ये देसी रियासतें कभी जो है संघ में शामिल नहीं हुई। इस प्रकार जो है संघ कभी अस्तित्व में नहीं आया। संघ जो है ये अस्तित्व में नहीं आया। ठीक है, जानते रहिए। लेकिन संघ की बात 1935 के अधिनियम में की गई थी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्या है इसमें? निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? पूछ रहा है कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ऑप्शन बी है पिट का भारत एक्ट 1784। ऑप्शन सी है चार्टर एक्ट 1813। और ऑप्शन डी है चार्टर एक्ट 1833। इसमें सही क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, ये सही है। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी को वहां की
संसद ने, यानी इंग्लैंड की संसद ने, वहाँ की पार्लियामेंट ने पहली बार रेगुलेट करने का प्रयास किया ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। अब इस रेगुलेशन में पहली बार एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कोलकाता में की गई। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में की गई। ठीक, एक साल बाद की गई। ठीक, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे, इनका नाम है सर एलिजा एम्पे। क्या नाम है? सर एलिजा एम्पे। तीन तीन अन्य न्यायाधीश थे, उनको भी आप जानते रहिए। इसमें थे जो है चैम्बर्स एक न्यायाधीश, लिमिस्टर और जो है हाइड। तो ये अन्य न्यायाधीश थे, एक जो है मुख्य न्यायाधीश थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब पारित किया? ठीक, क्वेश्चन ये है कि जवाहरलाल नेहरू ने जो संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव, उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पारित किया गया? ठीक है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1947 को। ऑप्शन बी है 22 जनवरी 1947। ऑप्शन सी है 9 दिसंबर 1946। ऑप्शन डी है 15 अगस्त 1947। ठीक, तो इसमें सही क्या है? इसमें सही है 22 जनवरी 1947 को। ठीक, देखिए संविधान सभा का गठन हुआ और 9 दिसंबर 1946 को पहली बार संविधान सभा की बैठक हुई। सब लोगों को मालूम होना चाहिए है। ठीक है, संविधान सभा की बैठक हुई, संविधान बनाने के लिए पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसमें जो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद थे, यानी अंतरिम जो है जो अध्यक्ष थे सच्चिदानंद थे। ठीक है, और उसके बाद अस्थायी अध्यक्ष चुने गए और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, 9 दिसंबर के बाद अगर हम बात करें तो पांचवें दिन 13 दिसंबर को 13 दिसंबर 1947 को एक उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यानी वस्तुनिष्ठ संकल्प, वस्तुनिष्ठ के कई नाम है, इसके नाम जानते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कल कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। वस्तुनिष्ठ संकल्प यानी उद्देश्य प्रस्ताव, ये प्रस्तुत किया गया जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को। ठीक, पांचवें दिन, 47 नहीं है 46। ठीक है, 46 को ये जो है पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में। ओके, और यह पारित किया गया, इसे पास माना गया 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, विचार विमर्श हुआ, बात हुई। ठीक है, और ये 22 जनवरी 1947 को पारित मान लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, उस और बाद में यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है ये प्रस्तावना बनी, इसमें कुछ बदलाव किया गया, बदलाव नहीं किया गया, जो मुख्य मुख्य बातें थी उसको प्रस्तावना में शामिल कर लिया गया। क्योंकि 13 तारीख को जवाहरलाल नेहरू ने एक बड़ा जो है भाषण दिया था, उसमें सारी बातें थी, जैसे लोकतांत्रिक राज्य, जैसे हाँ धर्मनिरपेक्ष राज्य, सब सारी बातें उसमें की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष कौन थे? अंतरिम अध्यक्ष। ठीक, ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी है बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन सी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। ठीक, इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, अभी हम देख चुके हैं कि संविधान सभा का जब गठन हुआ, संविधान सभा का गठन हुआ, बैठक हुई, तो उसमें जो है
डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अंतरिम अध्यक्ष यानी अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक। सच्चिदानंद देखिए बिहार से थे और ये उस समय सबसे ज्यादा वरिष्ठ व्यक्ति थे। क्या थे? वरिष्ठ। और वरिष्ठ व्यक्ति को जो है अंतरिम अध्यक्ष यानी अस्थायी अध्यक्ष जो है चुना गया। यह व्यवस्था पहले फ्रांस ने अपनाई थी। ठीक, कि पहली बार अगर बैठक हो रही है तो चुनाव होगा, फिर उसके बाद एक अध्यक्ष चुना जाएगा। तो किसको उस पहली बैठक में अध्यक्ष बनाए? तो फ्रांस में सबसे पहले ये व्यवस्था अपनाई गई कि सबसे वरिष्ठ व्यक्ति जो है उसको जो है सबसे पहले अंतरिम अध्यक्ष या अस्थायी अध्यक्ष चुन लें। ठीक। उसी तरह भारत ने भी अपनाया और डॉक्टर सच्चिदानंद उस समय सबसे वरिष्ठ व्यक्ति थे, तो उनको जो है अध्यक्ष चुन लिया गया। उसके बाद चुनाव हुआ और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो अस्थायी अध्यक्ष बने। ठीक है, आप लोगों को मालूम होगा। चलिए, तो ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक अधिनियम ने में सिख, यूरोपीय, भारतीय क्रिश्चियन के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन शामिल किया गया? किस अधिनियम में जो है सबको सांप्रदायिक निर्वाचन दिया गया? नो, सिखों को, यूरोपियों को, क्रिश्चियन को? ये क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन ए है 1933 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन बी है 1909 का पार्लियामेंटो सुधार एक्ट, ऑप्शन सी है 1919 का भारत शासन अधिनियम और ऑप्शन डी है 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, 1919 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है। देखिए 1909 का जो पार्लियामेंटो सुधार एक्ट आया था, इसी में सबसे पहले मुसलमानों को जो है सांप्रदायिक निर्वाचन दिया गया था। क्या दिया गया था? सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था 1909 के अधिनियम में मुसलमानों के लिए की गई थी। ठीक है, वोट डालो राज्य करो की पॉलिसी के तहत उनको जो है ये कर दिया गया। 1919 का जब अधिनियम आया, ठीक है, तो इसमें इस सांप्रदायिक निर्वाचन को सिखों को, यूरोपियों को, भारतीय क्रिश्चियन यानी एंग्लो इंडियंस से कहते हैं हम, भारतीय ईसाइयों को ये दिया गया। ठीक है, इनको बढ़ा दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द्वैध शासन प्रणाली राज्यों में लागू की गई थी। पूछ रहा है राज्यों में द्वैध शासन। अभी हम लोगों ने देखा कि 1935 के अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया था। अब यहाँ पर हम देखें, ऑप्शन ए है 1909 के अधिनियम द्वारा, ऑप्शन बी है 1919 के अधिनियम द्वारा, ऑप्शन सी है 1935 के अधिनियम द्वारा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही क्या हो जाएगा? 1919 के अधिनियम द्वारा राज्यों में पूछ रहा है, तो 1919 के अधिनियम द्वारा राज्यों में द्वैध शासन, ठीक है, ये लगाया गया। ठीक। लियोनल कार्टिस ने अपनी बुक डायरकी में द्वैध शासन के बारे में ये बताया है। ठीक है, वही राज्यों में क्या किया गया कि विषयों को, जो राज्य के सब्जेक्ट थे उनको हस्तांतरित हस्तांतरित और रक्षित दो भागों में बांट दिया गया। रिजर्व और ट्रांसफर जो है ये सब्जेक्ट बना दिया गया। कुछ सब्जेक्ट पर जो है गवर्नर यानी राज्यों का जो गवर्नर था और प्लस मंत्री परिषद थी वो कानून बनाती थी। जो हस्तांतरित विषय था उस पर जो है गवर्नर जनरल प्लस मंत्री परिषद वो कानून बनाती थी, और जो रक्षित विषय था उस पर जो है गवर्नर जनरल प्लस उसकी काउंसिल वो बनाती थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही है, 1919 का अधिनियम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान निम्न में से किसके अंतर्गत किया गया? ना, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रांतीय स्वायत्तता यानी
प्रांतों को जो है स्वतंत्र कर दिया गया, लगभग लगभग काफी हद तक। तो किस अधिनियम में? ऑप्शन ए है 1935 का भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन बी है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ऑप्शन सी है मार्लिमेंटो सुधार, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन ए 1935 का भारत सरकार अधिनियम। ठीक, इसी में जो है केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया और प्रांतों में जो है प्रांतों को स्वायत्त कर दिया गया, स्वायत्त। ठीक है, यानी प्रांतों को बहुत हद तक स्वतंत्र कर दिया गया, पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं कर दिया गया था, लेकिन उनको ऑटोनॉमी दे दी गई। ठीक है, तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम। ठीक, ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने भारतीय एकात्मकता की व्यवस्था की। ऑप्शन बी है अध्यक्षात्मक व्यवस्था प्रदान की, ऑप्शन सी है राज्यपाल की शक्तियों की व्याख्या की, ऑप्शन डी है भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रबंध किया। ठीक, तो इसमें सही क्या हो जाएगा? अभी हम लोगों ने देखा है पिछले क्वेश्चन में कि 1935 के अधिनियम में पहली बार संघ की बात की गई। ठीक है, तो क्या हुआ कि इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1935 के अधिनियम में एक संघ की बात की गई थी। ठीक है, एकात्मकता की बात नहीं की गई थी, अध्यक्षात्मक व्यवस्था नहीं की गई थी, राज्यपाल की शक्तियों की व्याख्या नहीं बल्कि पूरा जो है सभी शक्तियों की व्याख्या की गई थी। ठीक है, तो संघ हम अभी बात कर चुके हैं कि एक संघ बनना था और वह अस्तित्व में नहीं आया। इसमें 3 लोग शामिल होने थे, ब्रिटिश प्रांत और कमिश्नरियां। ठीक है, कमिश्नरियां और जो है देसी रियासतें, और जो देसी रियासतें थी वो शामिल नहीं हुई क्योंकि उनको स्वैच्छिक दे दिया गया था कि भाई देसी रियासतों को जो है कह दिया गया था आपकी इच्छा के अनुसार है कि आप शामिल हो संघ में। इस तरह वो देसी रियासतें शामिल नहीं हुई और संघ अस्तित्व में नहीं आया। ठीक, लेकिन 1935 के अधिनियम में एक संघीय व्यवस्था का प्रबंध किया गया था जो कि अस्तित्व में नहीं आया। ठीक, ऑप्शन डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संघ सरकार द्वारा राज्यों को आदेश देने का विचार भारत के संविधान निर्माताओं ने कहां से प्राप्त किया? ठीक ना, ऑप्शन ए है 1935 के भारतीय अधिनियम से, ऑप्शन बी है अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन सी है सोवियत संघ के संविधान से, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा? 1935 के भारतीय अधिनियम से। ठीक है, आप लोगों को पता है कि हमारे संविधान में बहुत बड़ा भाग जो है 1935 के अधिनियम द्वारा लिया गया है। 1935 का अधिनियम ही हूबहू रख दिया गया है। उसी में जो है राज्यों को आदेश देने, ठीक है, की व्यवस्था थी, का विचार था। ठीक, कब था, कहाँ था? 1935 के अधिनियम में। वहीं से जो है बाद में कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना तो उसको जो है ले लिया गया। ठीक, राज्यों को स्वायत्त कर दिया गया था 1935 में। ये सारी बातें हम कर चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि है ना, डेट पूछ रहा है कि भारतीय संविधान किस डेट को लागू किया गया, किस तारीख को लागू किया गया ना। ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी है 15 जून 1945 और ऑप्शन डी है 2 अक्टूबर 1946। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। ठीक, देखिए हमारे संविधान की प्रस्तावना में ही डेट दिया गया है। प्रस्तावना यानी उद्देशिका यानी प्रेमबल में जो है क्या दिया गया, डेट दिया गया है। वो डेट है 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, लेकिन यह तारीख जो है इसमें नहीं है, तो वैसे भी जो है पूरी तरह से संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात जो है अगर दोनों रहे तो देखिए 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से संविधान लागू किया गया था। उसके कुछ जो प्रावधान थे वो
जो है लागू कर दिए गए 26 नवंबर 1949 को ही। लेकिन पूर्ण रूप से संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। ठीक, ये बात जानते रहिए। यह भी आपको मालूम होगा कि 26 जनवरी 1950 को ही संविधान क्यों लागू किया गया। 26 नवंबर को बन गया था, फिर उस तारीख को क्यों लागू नहीं किया गया ना। तो इसका कारण ये है कि जो है 1930 से ही हम, कब से, 1930 से ही हम जो है 26 जनवरी को हर साल जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते चले आ रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते चले आ रहे हैं। ठीक है, कब से? 26 जनवरी 1930 से ही। क्यों? क्योंकि जो है 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार स्वतंत्रता की मांग की थी और कहा था कि हर साल जो है 26 तारीख को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। लेकिन संविधान जो है बन गया 26 नवंबर 1949 को ही। तो संविधान सभा ने कहा कि भाई एक महत्वपूर्ण दिन 26 जनवरी है, तो उसी तारीख को जो है हम संविधान को पूरी तरह से लागू करेंगे। इस तरह से जो है 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया। ठीक है, ये आप जानते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्वाधीन भारत के संविधान पर संविधान सभा के सदस्यों का हस्ताक्षर हुआ था, सिग्नेचर जो है वो कब हुआ था? ठीक है, संविधान सभा के मेंबर्स का ये पूछ रहा क्वेश्चन। ऑप्शन ए है 20 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी है 22 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी है 23 जनवरी 1950 को और ऑप्शन डी है 24 जनवरी 1950 को। देखिए ऑप्शन डी इसमें सही है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था। ठीक है, संविधान पर सिग्नेचर किया था। ठीक, देखिए संविधान बन गया, उसके बाद 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा फिर से बैठी और उसमें सभी संविधान सभा के मेंबर्स ने सिग्नेचर किए थे। ठीक है, 284 लोगों ने सिग्नेचर किए थे। ठीक है, और इसी दिन जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अंतरिम राष्ट्रपति मान लिया गया था। अंतरिम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये चुन लिए गए थे। ठीक है, ये भी जानते रहिए 24 जनवरी 1950 को। उसके बाद संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा का सदस्य नहीं था? क्वेश्चन है कि संविधान सभा का सदस्य इसमें से कौन नहीं था। ठीक, ये जो है ये आपको बताना है। तो इसमें देखिए, देख रहे होंगे ऑप्शन ए है बीटी कृष्णा मचारी, ऑप्शन बी है एच सी मुखर्जी, ऑप्शन सी है बी एन राव और ऑप्शन डी है के एम मुंशी। इसमें सही क्या है? बी एन राव। ठीक है, ये सही है, ऑप्शन सी बी एन राव, यानी बेनेगल नरसिंह राव। बेनेगल नरसिंह राव ये जो है संविधान सभा के मेंबर नहीं थे। ठीक है, यानी इनका संविधान सभा में चुनाव नहीं हुआ था। ठीक, लेकिन ये जो है संवैधानिक सलाहकार थे। क्या थे? संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, और जो है इनको विधिक सलाहकार भी कहा जाता है। ये सब नाम जो है जानते रहिए, कंफ्यूजन हो जाता है। यानी संवैधानिक यानी विधिक सलाहकार। ठीक है, यानी कानूनी सलाहकार भी अगर आ जाए तो भी जानते रहिए, कानूनी सलाहकार। देखिए शब्द शब्द जो है जानते रहिए, एग्जाम में बड़ी दिक्कत हो जाती है। ठीक, जबकि बाकी तीनों ये इनका चुनाव हुआ था, ये चुन के आए थे अलग अलग राज्यों से ना। आप लोगों को पता है कि संविधान सभा का चुनाव हुआ था, चुनाव किया था प्रांतों के मेंबर्स ने ना।
प्रांतों के मेंबर्स 1937 के चुनाव में चुने गए थे और उन्हीं लोगों ने संविधान सभा के मेंबर्स का चुनाव किया था। ठीक, लेकिन बेनेगल नरसिम्हा राव ये जो है इनका चुनाव नहीं हुआ था, मनोनीत किए गए थे। ठीक है, ये आप जानते रहिए। और ये संवैधानिक सलाहकार थे जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्याएं थीं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 13, ऑप्शन डी है 15। तो क्या सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन डी, 15 महिलाएं संविधान सभा में थी। ठीक, संविधान सभा में कुल 299 मेंबर्स बचे थे। शुरुआत में 389 मेंबर्स थे। ठीक है, और अंत तक जो है पाकिस्तान अलग हो गया। ठीक, तो इससे 299 मेंबर्स थे और इसमें जो है कुल 15 महिलाएं थी। ठीक, महिलाओं का नाम बताइए, हम बता दें, ये जानना थोड़ा सा जरूरी है क्योंकि कभी इससे क्वेश्चन पूछ लेगा कि तीन ऑप्शन 4 ऑप्शन दे देगा, बोल देगा कौन सी महिला संविधान सभा में नहीं थी। हो सकता है कैसा दे दे, थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए ना कि कौन कौन सी महिलाएं थी। ठीक, तो लिख लीजिए, नहीं तो स्किप कर दीजिए। चलिए, विजय लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी पंडित, विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक, पहली महिला। राजकुमारी अमृत कौर, अमृत कौर। सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, दुर्गा बाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका राय, मालती चौधरी, दक्षयानी बेलायुधन, दक्षयानी बेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करिनी, मस्करिनी, और अम्मू स्वामीनाथन। देखिए, इसको रट्टा मत मारिएगा। ठीक, एक बार जो है इसको पढ़ लीजिएगा, हो सकता है कि कभी इस तरह से क्वेश्चन आ जाए। महिलाओं ने देखिए संविधान सभा में सक्रिय भूमिका निभाई थी, बहुत बातों पर विचार विमर्श किया था, इन लोगों ने बहस किया था। ठीक है, बहुत जरूरी है कि आप नाम जानते रहें तो ठीक रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? नीचे व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं, उनमें पूछा है कि कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था। ठीक, ऑप्शन ए है विलियम वुड, ऑप्शन बी है पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन सी है स्टैफोर्ड क्रिप्स, ऑप्शन डी है एबी अलेक्जेंडर ना। इसमें कौन नहीं था? विलियम वुड नहीं था, ये जो है
कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। बाकी तीनों जो है वो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। ठीक है, देखिए जो है इसमें ये भी जानते रहिए कि क्रिस्टोफर क्रिप्स जो था ये पहले ही भारत आ चुका था। क्रिप्स मिशन ये आया था, इसी के नाम पे हम क्रिप्स मिशन जानते हैं। ठीक, वैसे जो है बोर्ड ऑफ ट्रेड का अध्यक्ष था। ठीक है, स्टैफोर्ड क्रिप्स ये बोर्ड ऑफ ट्रेड ऑफ ट्रेड यानी व्यापार मंडल का सदस्य था। व्यापार मंडल का अध्यक्ष था, सदस्य नहीं था, अध्यक्ष था। ठीक है, पैथिक लॉरेंस जो था ये जो है भारत सचिव था उस समय, इनको जो जरूर जानते रहिए। पैथिक लॉरेंस ये भारत सचिव। ठीक है, और ए बी अलेक्जेंडर उस समय नौसेना मंत्री थे। वो जानते रहिए, आपको हो सकता है कि इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से सही है? कौन सा सही है? ये 4 कथन दिए हुए हैं आपके सामने, उसमें पूछा गया है कि कौन सा या कौन कई ठो कितने लोग कितने जो है अ, कथन सही है। ठीक, तो कथन 1 है, पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था? क्या है? असर था, एकदम असर था ना, पूरी तरह से असर था। ठीक है, जो उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था ना, जिसे नेहरू ने रखा था, प्रस्तावित किया था, उसका असर तो संविधान में पर था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन ए सही है। कथन नंबर 2, उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। एकदम पूर्ति करती है, बहुत सी बातें, बहुत सी चीजें जो है उद्देशिका में है। ठीक है, तो कथन 2 भी सही है। कथन 3 देखते हैं, तो कथन 3 में है संविधान को भारत के लोगों ने आवेशित किया है, यानी भारत के लोगों ने अपनाया है। ठीक है, तो कथन 3 भी सही है। कथन 4 देखते हैं, राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। ठीक है, राज्य के मुखिया मतलब क्या मतलब है? मुखिया कौन है राज्य का, यानी हमारे देश का? कौन है? तो राष्ट्रपति है। इसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है? प्रत्यक्ष चुनाव होता है क्या? नहीं होता है। ठीक है, राज्य का मुखिया जो है राष्ट्रपति, उसका प्रत्यक्ष चुनाव कहाँ होता है? चुनाव तो अप्रत्यक्ष होता है। भारतीय जनता उनको उसको भारत के राष्ट्रपति को नहीं चुनती है, प्रत्यक्ष नहीं चुनती है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो ऑप्शन कथन 4 ये गलत है। अब यहाँ ऑप्शन में देखते हैं, 1 2 3, 1 2 3 4, 2 3 4 और सभी चारों, तो क्या सही हो जाएगा? 1 2 3। ठीक है, ठीक है, ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? ये पूछा है, अधिवेशन। संविधान जब बन रहा था तो बीच बीच में अधिवेशन हो रहे थे। ठीक है, संविधान पे चर्चा हो रही थी, संविधान पर बहस हो रही थी, क्या संविधान में शामिल करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारी बातें हो रही थी, तो उसके लिए अधिवेशन बुलाए जाते थे। तो कुल 11 अधिवेशन हुए थे। कितने हुए थे? 11 अधिवेशन। संविधान बनने में कुल लगभग 3 साल लगा था ना, 3 साल से कुछ दिन कम, 12 साल 18 महीना 11 दिन। ठीक है, आपको पता है इस दौरान कुल जो है 11 अधिवेशन हुए थे, प्लस एक अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था, अंतिम अधिवेशन। ठीक है, इसी दिन जो है संविधान पर हस्ताक्षर हुए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है राष्ट्रपति चुना गया था, अंतरिम राष्ट्रपति। ठीक है, तो इसको मिला लेंगे 11 11 प्लस ये जो है अंतिम जो हुआ था,
तो कुल हो जाएंगे 12। ठीक है, ये जानते रहिए। वैसे 11 भी सही है, 12 भी सही है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, 12 अधिवेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माता का मत, निर्माताओं का मत है, इसे मध्य नहीं है, मत है, मत, निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है ना? जो संविधान सभा थी ना, संविधान सभा में जो मेंबर्स थे उनका मत कहाँ आपको दिखाई देता है? ठीक है, ऑप्शन ए है उद्देशिका में, ऑप्शन बी है मूल अधिकार में, ऑप्शन सी है राज्य के नीति निदेशक तत्व में, और ऑप्शन डी है मूल कर्तव्य में। तो सही उत्तर हो जाएगा उद्देशिका। देखिए, उद्देशिका में संविधान निर्माताओं का दर्शन है, फिलॉसफी है, उनका मत है ना, क्या चाहते थे, भारत को कैसा राज्य बनाना चाहते थे ना, तो लोकतांत्रिक राज्य बनाना चाहते थे, प्रभुत्व संपन्न राज्य बनाना चाहते थे ना, लोगों में समानता की बात की गई है, लोगों की स्वतंत्रता की बात की गई है, बहुत सी बातें की गई हैं ना, सारा दर्शन है, सारी फिलॉसफी है, एक विचार है। ठीक है, और विचार कहाँ दिखता है? उद्देशिका में, प्रस्तावना में। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस किन नामों से किया गया है ना? हमारे देश का नाम का उल्लेख जो है वो संविधान में क्या मिलता है, ये पूछा गया है। ठीक, तो ऑप्शन ए है भारत तथा इंडिया, ऑप्शन बी है केवल भारत, ऑप्शन सी है हिंदुस्तान तथा इंडिया, और ऑप्शन डी है भारत हिंदुस्तान तथा इंडिया। ठीक, तो इसमें क्या सही हो जाएगा? भारत तथा इंडिया, ऑप्शन ई। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है इंडिया दैट इज भारत, लिखा गया है इंडिया दैट इज भारत shall be a union of state, a union of स्टेट। ये शब्दावली से जो है स्टार्ट हुआ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें देखिए इंडिया और भारत, ये दो जो है शब्द मिलेंगे भारत के लिए। ठीक, यानी भारत का नाम क्या है? इंडिया भी है और भारत भी है। देखिए, इस पे संविधान सभा में बड़ी बहस हुई कि क्या नाम रखा जाए। भारत, ये भारत का प्राचीन नाम है, पहले से जो है भारतीय इसको जानते हैं। ठीक है, और इंडिया जो है ये ऑफिशियल नाम हो गया था जब अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया था, तो इंडिया नाम दे दिया था और इंडिया से सारा काम हो रहा था। पूरा विश्व जो है इंडिया के नाम से भारत को जानता था। तो इससे बहस हुई कि क्या नाम रखा जाए संविधान सभा में, और अंत में तय किया गया कि नहीं, दोनों नाम रख देना ठीक रहेगा। ठीक है, इसीलिए दोनों नाम रख दिया गया है, भारत तथा इंडिया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। उद्देशिका के संबंध में कथन दिए गए हैं, उस पर विचार करना है। दिए गए कूट की सहायता से, या कूट है की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। तो कथन एक है, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना। हाँ, ठीक है, हम कई बार बात कर चुके हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन संविधान सभा में रखा था, उसी के जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो हमारी उद्देशिका में शामिल कर ली गई है, हमारी प्रस्तावना में शामिल की गई है। तो ऑप्शन एक जो है ये सही है। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है? इसकी प्रकृति न्याय योग्य, इसमें देखिए नहीं है, ये लिखना है नहीं है। ठीक है, जस्टिसेबल नहीं है। ठीक है, यानी जो प्रस्तावना है अगर उसको सरकार लागू नहीं करती है तो हम उसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते हैं, यानी न्याय योग्य नहीं है। ठीक है, जस्टिसिएबल नहीं है, न्याय योग्य नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कथन दो सही हो जाएगा।
कथन 3 है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है। कथन 3 जो है, इसको जानिए कि प्रस्तावना का संशोधन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। तो क्या है, किया जा सकता है, अभी किया जा सकता है। ठीक है, केशवानंद भारती का मामला जो था 1973 में, ठीक है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है। एक बात। दूसरी बात, जब संविधान का भाग है तो आर्टिकल 368 368 के अनुसार प्रस्तावना में जो है संशोधन किया जा सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि मूल ढांचा जो है, मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यानी संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर, उसमें जो है बदलाव नहीं कर सकते हैं। आप संशोधन करिए, कहीं भी संविधान में संशोधन आप कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को बदलना नहीं चाहिए। वकील ने पूछा कि सुप्रीम कोर्ट बताइए आप, ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं नहीं, अभी हम नहीं बताएंगे, समय समय पर बताते रहेंगे, बाद में आप जो है, कई संशोधनों में बात कही गई है कि भाई देखिए ये बेसिक स्ट्रक्चर है, जैसे लोकतंत्र बेसिक स्ट्रक्चर है ना, जैसे जो है हाँ, संविधान का स्रोत कौन है, तो भारतीय जनता, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। तो बहुत सी चीजें बेसिक स्ट्रक्चर है, हम इस पे जो है बात करेंगे। ठीक, तो ये जो है गलत है, संशोधन नहीं किया जा सकता, तो किया जा सकता है। ठीक है, विकल्प कथन 4 देख लेते हैं। संविधान के विशेष प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकता, ओवर रीड नहीं कर सकता, तो नहीं कर सकता, ओवर रीड रद्द नहीं कर सकता। ठीक है, प्रस्तावना जो है संविधान में जो और भी आर्टिकल्स दिए गए हैं, अनुच्छेद दिए गए हैं, उनको ओवर रीड नहीं कर सकता। मतलब कि क्या होगा कि हम ये नहीं कह सकते कि प्रस्तावना में ये लिखा गया है और अनुच्छेद में ये लिखा गया है, ठीक है, और प्रस्तावना में जो लिखा गया है वो सही है, जबकि अनुच्छेद में लिखा गया है वो गलत है ना। तो ये हम नहीं कह सकते हैं, बल्कि अनुच्छेद में लिखा है वो ज्यादा प्रभावी होगी। हाँ, जो है कोई भी कानून की व्याख्या करने में सुप्रीम कोर्ट प्रस्तावना का सहारा ले सकती है। ठीक है, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि कुछ भी अगर मैटर फंस जाता है, कोई अनुच्छेद स्पष्ट नहीं है ना, तो उसकी व्याख्या करने में हम प्रस्तावना का सहारा ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन ओवररीड नहीं कर सकता। ठीक, तो यानी ऑप्शन 4 सही है। ठीक, तो इस तरह से 1 2 और 4 सही है। तो इसमें 1 2 4 कहाँ है, बी, तो विकल्प बी सही है, 1 2 4। ठीक है, यूपीएससी का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इस पे समझिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लौकिक लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। संविधान की प्रस्तावना कैसे आरंभ होती है ना, ये पूछा हुआ है। तो ऑप्शन ए है प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से, ऑप्शन बी है जनता के जनता का जनतंत्र शब्दों से, ऑप्शन सी है जनता के लोकतंत्र शब्दों से, और ऑप्शन डी है हम भारत के लोग शब्दों से। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हम भारत के लोग से प्रस्तावना हमारी स्टार्ट होती है, प्रारंभ होती है। ठीक है, क्या है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, ये शब्द जो है लिखा गया है द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, प्रस्तावना में, और यही शब्द से जो है हमारी प्रस्तावना यानी प्रेम्बल स्टार्ट होती है। ठीक है, इसमें लौकिक सार्वभौमिकता क्या मतलब है, इसका मतलब है कि मनुष्य मानव होने के नाते ना, सभी लोग मानव होने के नाते उनके समान अधिकार हैं। मानव होने के नाते कि सब मानव हैं, तो मानव होने के नाते उनका समान अधिकार है। ठीक है, समान अधिकार है, ये सार्वभौमिकता है। ठीक है, ओके। दूसरी बात है कि जो है, और ही बात आती है कि इसका अर्थ जो है, भारतीय जनता वो सर्वशक्तिमान है।
ये भी जानते रहिए ना। विद पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग से क्या मालूम होता है कि भारत की जनता सर्वशक्तिमान है, ठीक है, पावरफुल है, सब कुछ जनता में ही निहित है, ठीक है। और जो है भारत पर किसी भी बाह्य शक्ति का, कोई भी बाह्य शक्ति का किसी भी प्रकार से नियंत्रण नहीं है, यानी किसी प्रकार का दबाव नहीं है, प्रेशर नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये भी होता है, तो आप दोनों जानते रहिए, ठीक है। लौकिक सार्वभौमिकता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, पूछा है। कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? ए है समाजवादी, बी पंथ निरपेक्ष, सी प्रभुता संपन्न, डी लोक कल्याण। तो ऑप्शन डी ये जो है शब्द नहीं है, यानी यही सही है, बाकी तीनों शब्द है, ठीक है। समाजवादी है, पंथ निरपेक्षता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न ना, तो प्रभुत्व संपन्नता है, ठीक है। आप जानते रहिए, ठीक। इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं कि, चलिए नेक्स्ट, समय बहुत कम है ना, तो जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, ठीक है। और आप लोग जो है नोटिफिकेशन के लिए जो है सब्सक्राइब कर लेंगे। दूसरी बात जो है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, ठीक, ये जरूर बताइएगा। धन्यवाद।